हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें जो इंडियन इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसमें आपको 25 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स एंड 25 क्वेश्चन करंट अफेयर के होंगे दोस्तों, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आशा करते हैं आप इसे अच्छे से समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। मांग के नियम, लॉ ऑफ डिमांड का प्रतिपादन किस अर्थशास्त्री के द्वारा किया गया है। मांग के नियम, पहला नंबर तो दोस्तों मांग का नियम हमें समझना चाहिए। मांग का नियम दोस्तों कि जब कीमत है, क्या है, जब कीमत बढ़ेगी तो जो है सो मांग घटेगी। प्राइस बढ़ेगा, किसी चीज़ का प्राइस बढ़ गया तो वो हम चीज़ खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, तो उसका मांग क्या है, कम हो जाएगा। जब किसी चीज़ का यदि मांग बढ़ेगा, किसी चीज़ का मांग बढ़ेगा तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि उसका प्राइस कम हो गया। प्राइस क्या है, कम हो गया। और जब प्राइस एकदम बिल्कुल जो है सो दोस्तों जीरो हो जाता है तो उसकी जो है मांग डिमांड क्या है, अनंत हो जाती है। क्या है, अनंत हो जाती है। आशा करते हैं आप समझे होंगे इस बात को। मांग का प्रतिपादन किस अर्थशास्त्री के द्वारा दिया गया था, अल्फ्रेड मार्शल। इन्होंने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी पुस्तक कब लिखा था, तो 1890 ईस्वी में इन्होंने लिखा था दोस्तों। ठीक है, किन्होंने लिखा था, तो अल्फ्रेड मार्शल। नेक्स्ट आते हैं नंबर 2 पे। भारत में तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित है, तो तृतीय क्षेत्र में कौन सा सम्मिलित है दोस्तों, व्यापार एवं परिवहन, वित्त एवं वास्तविक संपदा, तीसरा है वानिकी और मत्स्यिकी, चौथा है लोक प्रशासन एवं प्रतिरक्षा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 1, 2, 4। तीसरा नहीं होगा। वानिकी और मत्स्यिकी जो है दोस्तों, ये प्राथमिक सेक्टर का उदाहरण है। ठीक है, वन्य जीव, ये सारे मत्स्य पालन, ये सारा का सारा क्या है, प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है। सबसे पहले इतना तो पता होगा दोस्तों कि जैसे कृषि है, प्राथमिक क्षेत्र में आता है। द्वितीय में आता है उद्योग, तृतीय में आता है, क्या आता है, तृतीय में सेवा क्षेत्र आता है। तो व्यापार परिवहन क्या है, एक प्रकार से सेवा का काम कर रहा है, सेवा देने का परिवहन जो है काम कर रहा है। वित्त एवं वास्तविक संपदा, जो हम किसी संपत्ति को लगाते हैं, पूंजी को लगाते हैं, एक प्रकार का सेवा है दोस्तों। लोक प्रशासनिक एवं प्रतिरक्षा, हमारे रक्षा के लिए जो हमारा पुलिस प्रशासन को लगाया जाता है, वो भी एक प्रकार से क्या है, सेवा है। तो हम कह सकते हैं कि जो तृतीय क्षेत्र में है यानी सेवा क्षेत्र में है, वो जो 1, 2, 4 यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। तीसरा नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक वर्ष में किसी क्षेत्र के सामान्य निवासी और उनकी संपत्ति द्वारा सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को, चाहे वो घरेलू राज्य के भीतर परिचालित हो या बाहर हो, उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, उसे हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद आय कहेंगे। सकल राष्ट्रीय आय इसलिए कहेंगे दोस्तों क्योंकि सामान्य निवासी, और सामान्य निवासी किसे कहते हैं कि जो कि जैसे बाहर अन्य देश के नागरिक जो भारत में रह रहे हैं, ठीक है, उसको हम सामान्य निवासी के तौर पे देखते हैं। और उनके द्वारा जो है जो दोस्तों सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं के मूल्य को, चाहे वो घरेलू से हो, ठीक है, घरेलू क्षेत्र के भीतर का हो या बाहर का हो, तो उस स्थिति को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं, आय कहते हैं। कैसे कहेंगे कि जैसे आपको पता होना चाहिए कि अंतिम वस्तु का बात कर रहा है दोस्तों, अंतिम वस्तु का बात कर रहा है यानी उपभोग से तैयार हुए किए हुए काम को हम अंतिम वस्तु कहते हैं। जैसे कपास, कपास से धागा प्राप्त होगा, धागा से क्या होगा, कपड़ा प्राप्त होगा, कपड़ा से लास्ट में दोस्तों शर्ट या लहंगा प्राप्त होगा। क्या है, शर्ट या लहंगा प्राप्त होगा। तो हम कह सकते हैं शर्ट या लहंगा जो लास्ट में हुआ, जो अंतिम वस्तु हुआ। जो कपड़ा धागा का और जो धागा से कपड़ा बनाया जाएगा, वो सारा का सारा मध्यवर्ती वस्तु में आ जाएगा। तो यहाँ पे अंतिम वस्तु से पूछ रहा था कि उसके द्वारा, अंतिम वस्तु द्वारा उत्पादन किया हुआ, हम कह सकते हैं सकल राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय उत्पाद क्या कहते हैं कि विदेशों से प्राप्त संसाधन है प्लस घरेलू उत्पाद को हम ऐड करते हैं तो एनपी प्राप्त होता है, यानी राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। तो इस बात से आप समझे होंगे दोस्तों कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आशा करते हैं आप समझे होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है भूमि के हदबंदी
अंतर्गत किसी भी व्यक्ति या परिवार के पास कृषि भूमि के स्वामित्व की उच्चतम सीमा को निर्धारित कर दिया जाता था। बिल्कुल दोस्तों, हदबंदी क्या होता है? तो आपको हदबंदी के बारे में जानकारी होना चाहिए कि हदबंदी का जो संबंध है दोस्तों, वो भूमि सुधार से है। किससे है दोस्तों? भूमि सुधार से है हदबंदी का संबंध। हदबंदी में क्या किया जाता था? तो उसमें सीमा लगा दिया जाता था, यानी निर्धारित कर दिया जाता था। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 है, चकबंदी के अंतर्गत कृषि भूमि के अलग अलग बिखरे हुए जमीन टुकड़े को एक साथ इकट्ठा करने का प्रयास किया गया था। बिल्कुल दोस्तों, एक साथ इकट्ठा करने का प्रयास किया गया था। इसमें क्या किया गया था कि उच्चतम सीमा को निर्धारित कर दिया गया था, यानी जमीन को निर्धारित किया गया था, जो कि ये योजना जो है असफल रहा था दोस्तों। जो पहला में दिया गया था हदबंदी का, लेकिन जो दूसरा में है चकबंदी में क्या है, जो खेत के छोटे छोटे जो टुकड़े हैं दोस्तों, उसको एक साथ इकट्ठा करने का प्रयास किया गया था। और जो योजना है दोस्तों, ये योजना है अधिकांश राज्य में असफल रहा। चकबंदी क्या है? अधिकांश राज्य में असफल रहा, लेकिन कुछ राज्यों में सफल रहा। सफल कौन सा राज्यों में रहा? तो पंजाब में रहा था, उत्तर प्रदेश में रहा था। लेकिन जो बिहार में है दोस्तों, बिहार में जो चकबंदी योजना है असफल रहा था। जो इसका आंसर होगा दोस्तों, 1 और 2 दोनों सही है, सी, ऑप्शन नंबर सी। 7वां नंबर है दोस्तों, कृषि उत्पादों के लिए सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा के पीछे क्या उद्देश्य था? यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य आपको पता होना चाहिए। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी। एमएसपी के लिए पंजाब और हरियाणा के किसान क्या क्या लड़ाई किए थे, आपको भली भांति जानकारी होगा। ठीक है। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो जिसमें क्या किया जाता है, और पहला ऑप्शन है, कृषकों को इस बात की चिंता से मुक्त करने के लिए कि अत्यधिक उत्पादन होने की स्थिति में कीमत गिरने पर उन्हें आर्थिक क्षति उठानी पड़ेगी। बी है, कृषकों की आर्थिक स्थिति को सुधार करने के लिए। सी है, कृषि उत्पादों को बाजार में बेचकर अधिक लाभ कमाने के लिए। डी है, कृषकों को फसल उत्पादन में वृद्धि करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए। इसका जो ऑप्शन होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्यों सही होगा? तो कृषकों के इस बात की चिंता से मुक्त कर दिया जाता था कि अत्यधिक, यानी आप ज्यादा उत्पादन कर लीजिएगा तो इसको कीमत गिरने पर आर्थिक क्षति उठानी पड़ेगी। कीमत गिरने पर उन्हें आर्थिक क्षति उठानी पड़ेगी, यानी इसका मतलब था कि जो है से एमएसपी पे होता है, घोषणा किया जाता है। और घोषणा कब किया जाता है? कि वर्ष में 2 बार घोषणा किया जाता है। एमएसपी का घोषणा वर्ष में 2 बार किया जाता है। एक जो होता है दोस्तों, एक जो होता है बुआई से पहले होता है। एक क्या होता है? बुआई से पहले होता है, एक होता है बुआई के समय। बुआई के पहले और एक बुआई के समय किया जाता है। एमएसपी का निर्धारण जो इसमें किसानों को, कृषक को चिंता से मुक्त कर दिया जाता है कि आपको जो है एक जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को निर्धारित कर दिया जाता है कि आपको इससे जो आप गेहूं बोइएगा तो आपको हम 18 रुपए से कम में नहीं लेंगे। मतलब 18 रुपए मिनिमम सपोर्ट उसको रख दिया है सरकार, उससे कम में नहीं बेचेगा। इसलिए वो चिंता मुक्त होकर वो काम करता है, वो अधिक से अधिक उत्पादन करने के लिए उत्पादन करेगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि उसको चिंता नहीं है बेचने का, और ना ही वो फसल बर्बाद होगा। तो मतलब वो चीज तो उसे भी उठाना पड़ेगा, लेकिन उसमें भी सरकार मदद करती है। इससे साफ साफ पता चलता है कि इससे जो लाने का योजना का उद्देश्य था कि उसमें जो है अत्यधिक उत्पादन के लिए योजना लाने का उद्देश्य था कि अधिक से अधिक उत्पादन हो। आशा करते हैं आप समझे होंगे दोस्तों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग ने पहला रेशम प्रसंस्करण संयंत्र किस राज्य में खोला था? ये गुजरात में खोला था दोस्तों। ठीक है, खादी वाला जो खोला था दोस्तों, खादी ग्रामोदय आयोग, ठीक है, ये जो गुजरात में खोला था। और नवा जो है दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने निर्धनता निवारण के लिए कौन सा दृष्टिकोण अपनाए हैं? पहला है ऑप्शन समृद्धि आधारित दृष्टिकोण। बी है निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम का क्रियान्वयन करना।
सी है निर्धन वर्गों की न्यूनतम जरूरत पूरा करना, इनमें से सभी। इसका ऑप्शन होगा दोस्तों इनमें से सभी, इनमें से सभी। कैसे होगा? समृद्धि आधारित दृष्टिकोण, यानी इसमें समृद्धि के लिए, विकास के लिए बल दिया गया था। निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम का क्रियान्वयन, बिल्कुल। निर्धनता को उबारने के लिए बहुत सारा कार्यक्रम सरकार द्वारा लाया गया था, गरीबी से राशन पानी बहुत सारा चीज। सी है निर्धनता वर्ग को न्यूनतम जरूरी को पूरा करना, बिल्कुल। न्यूनतम जरूरी को पूरा करना यानी जो मकान आवास ये सब दे रही है प्रधानमंत्री आवास योजना, तो ये सारी योजना उसी को देखते हुए भारत सरकार निर्धनता निवारण योजना के दृष्टिकोण से ये सारा योजना चलाया था दोस्तों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आशा करते हैं आप समझे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। एक व्यक्ति अगर प्रतिदिन 8 घंटे काम करना चाहता है परंतु उसे केवल 4 घंटे काम मिलता है, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? इस स्थिति को हम कहते हैं दोस्तों दृश्य अल्प रोजगार। आशा करते हैं इससे पहले वाले टेस्ट में हम आपको बताए थे कि दृश्य अल्प रोजगार हम किसे कहते हैं? जब वो व्यक्ति काम करने के लिए इच्छुक है, ठीक है, लेकिन काम के घंटे क्या है? कम उपलब्ध है। काम के घंटे कम उपलब्ध होना यानी दृश्य अल्प रोजगार का उदाहरण है कि वो चाहता है कि हम 8 घंटे काम करें, लेकिन 8 घंटा काम अगले व्यक्ति के पास नहीं है, ठीक है, उसको 4 घंटा का ही काम मिलता है, तो उसे हम दृश्य अल्प रोजगार कहते हैं। लेकिन खुली बेरोजगारी किसे कहते हैं? खुली बेरोजगारी हम कहते हैं दोस्तों कि इच्छा योग्यता होने के बाद काम न मिलना। बीए पास करके बैठे हैं फिर भी काम नहीं मिल रहा है, ठीक है, या इससे भी अधिक डिग्री लेकर के लोगों के पास काम उपलब्ध नहीं होना, उसी को हम खुली बेरोजगारी बोलते हैं। सी नंबर है अदृश्य अल्प रोजगार। इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों कि उच्च धारिता योग्यता वाले व्यक्ति अपने से निम्न योग्यता वाले काम करना, यानी बीए पास करके चपरासी की नौकरी करे, तो उसी को हम कहते हैं दृश्य अल्प रोजगार। ये भी हम आपको बताए थे, तो आशा करते हैं आप इसको बनाए होंगे। और क्वेश्चन नंबर डी का होगा ऑप्शन नंबर बी आंसर। 11 नंबर है दोस्तों, 11 नंबर है कि मांग प्रेरित मुद्रास्फीति का कारण क्या है? मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति यानी महंगाई। ऑप्शन नंबर ए है, पहला है लोगों की आय बढ़ना, सरकारी व्यय में वृद्धि, तीसरा है सस्ती मौद्रिक नीति, चौथा है जनसंख्या। तो इसका आंसर होगा दोस्तों उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। मुद्रास्फीति यानी महंगाई कब बढ़ेगा दोस्तों? महंगाई लोगों की आय जब बढ़ जाएगी, आमदनी बढ़ जाएगी, तो आमदनी बढ़ेगी तो उन लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा, और जब पैसा ज्यादा होगा तो हम कह सकते हैं कि महंगाई भी बढ़ेगी। सरकार व्यय में वृद्धि, सरकार खर्च ज्यादा करेगी तो सीधी सी बात है मुद्रास्फीति बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। जब सरकार ही देना स्टार्ट करेगी तो महंगाई बढ़ेगी। सस्ती मौद्रिक नीति यानी कम ब्याज करके लोन हमें मिलेगा, तो सीधी सी बात है उस स्थिति में भी मुद्रास्फीति बढ़ेगी। जनसंख्या वृद्धि, बिल्कुल दोस्तों, जनसंख्या बढ़ेगा तो मांग बढ़ेगा, मांग बढ़ेगा तो क्या है? महंगाई बढ़ेगी, ठीक है। ज्यादा बच्चा पैदा होंगे या ज्यादा लोग जन्म लेंगे, जनसंख्या बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी, मांग बढ़ेगा, मांग बढ़ेगा तो सीधी सी बात है महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, हमारे अर्थव्यवस्था पे उसका असर पड़ेगा। इसका ऑप्शन नंबर होगा दोस्तों डी। आशा करते हैं आप समझे। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, अर्थव्यवस्था में तेजी यानी पीक की स्थिति कायम है, इसके बाद कौन सी स्थिति अर्थव्यवस्था में आने की संभावना बढ़ेगी? यानी कह रहा है कि दोस्तों कि पीक की स्थिति के बाद कौन सी जो है संभावना घट सकती है। ऑप्शन नंबर ए है मंदी, बी है सुस्ती, सी है गर्त थ्रो, डी है उछाल यानी बूम। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों 12 का, वो सुस्ती होगा यानी स्लो डाउन होगी। तेजी के बाद क्या होगा? स्लो डाउन होगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो दोस्तों है तेजी, तेजी, तेजी के बाद क्या होगा? तेजी के बाद सुस्ती होता है दोस्तों, तेजी के बाद सुस्ती होगा, और जो सुस्ती के बाद जो होता है दोस्तों वो होता है मंदी। सुस्ती के बाद क्या होगी? मंदी। मंदी के बाद क्या होगी? हमारी अर्थव्यवस्था गर्त में चली जाएगी, ठीक है। इस प्रकार फिर आगे बढ़ेगी, गर्त से फिर उछाल लेगी। तो इस प्रकार हमारी अर्थव्यवस्था जो है दोस्तों बदलती रहती है। तो इसका जो आंसर होगा कि पीक के बाद जो होगी
स्लो डाउन होगी, यानी सुस्ती होती है, सुस्ती आती है अर्थव्यवस्था में। ठीक है, पीक की स्थिति के बाद। नेक्स्ट है 13 नंबर, शेयर बाजार में लगी विदेशी मुद्रा किस प्रकार की मुद्रा कहलाती है? ठीक है, शेयर बाजार में लगी विदेशी मुद्रा, यानी हमारे देश में बम्बई में जो शेयर मार्केट में जो पैसा लगा है उसे हम विदेशों का पैसा को हम गर्म मुद्रा के नाम से जानते हैं, हॉट मनी, इंग्लिश में आप बोल सकते हैं। ठीक है, हॉट मनी। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 पे, कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, मुद्रा संकुचन की स्थिति में सीमांत आवश्यकता में वृद्धि करना उचित होगा। ठीक है, दूसरा है, मुद्रा स्फीति की इस स्थिति में सीमांत आवश्यकता कमी लाना उचित होगा। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, आप बताएं, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दोस्तों न ए और न ही बी, यानी मुद्रा संकुचन की स्थिति में हमारी सीमांत आवश्यकता में वृद्धि लाएगी। जब मुद्रा का संकुचन हो जाएगा यानी कमी हो जाएगा तो हम क्या अपना जो आवश्यकता है उसको हम और बढ़ा लेंगे? बिल्कुल नहीं बढ़ाएंगे दोस्तों। मुद्रा संकुचन का मतलब होता है कि अर्थव्यवस्था में जो दोस्तों है, अर्थव्यवस्था में क्या होता है, अर्थव्यवस्था में जो होता है दोस्तों, कीमत घटने लगे, अर्थात मांग घट जाए, कीमत घटे, कीमत घटे, और कीमत घटने के साथ साथ जो है दोस्तों मांग भी घटे, उसे हम मुद्रा संकुचन की स्थिति कहते हैं। और इसमें हम कभी भी अपनी सीमांत आवश्यकता को बढ़ा नहीं सकते हैं दोस्तों। दूसरा है, मुद्रास्फीति की स्थिति में सीमांत आवश्यकता में कमी लाना उचित रहेगा, ये भी नहीं दोस्तों। जितना हमारा सीमांत आवश्यकता है, जितना रोटी खाना है, जितना चावल खाना है, जो जरूरत है उतना तो कम से कम हम एटलीस्ट खाएंगे ही खाएंगे। तो ये भी ऑप्शन जो है दोस्तों गलत होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर जो सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड MCX का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 15 का दोस्तों आंसर होगा मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसका कारोबार कहाँ होता है? मुंबई में होता है दोस्तों। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज जो कारोबार होता है मुंबई में होता है। लीक्स। नेक्स्ट है 16 नंबर दोस्तों, कि भारत में जेंडर बजटिंग की अवधारणा की शुरुआत किस वित्त वर्ष के आम बजट के शुरू में किया गया था? जेंडर बजट की शुरुआत ये जो है दोस्तों 2005 से 2006 में किया गया था इसकी शुरुआत दोस्तों। इस सबसे पहले जो इसका शुरुआत जो हुआ था दोस्तों, सबसे पहले इसका शुरुआत जो हुआ था ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, और ये कब हुआ था? 1982 में हुआ था दोस्तों, 1982 में। 17 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सी कर प्रणाली आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप है? ये जो है दोस्तों, पहला है प्रतिगामी कर प्रणाली, बी है अनुपातिक कर प्रणाली, सी प्रगतिशील कर प्रणाली, डी इनमें से सभी। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों प्रगतिशील कर प्रणाली, यानी ऑप्शन नंबर सी। हम कह सकते हैं कि प्रतिगामी कर प्रणाली, प्रतिगामी आय प्रणाली में क्या होता है दोस्तों, आय बढ़ने के साथ साथ, आय बढ़ने के साथ साथ क्या होता है? कर में गिरावट होता है, कर में गिरावट होता है। ये प्रतिगामी में ऐसा होता है, प्रतिगामी में होता है। अब अनुपातिक में क्या होता है दोस्तों, कि जब सभी आय वर्ग के लिए एक ही कर की दर कर दिया जाए, यानी कर की दर हो। अनुपातिक आय प्रणाली में होता है कि जब सभी आय वर्ग के लोगों के लिए कर जो है से एक ही प्रकार का कर दिया जाए, अनुपातिक कर प्रणाली कहते हैं। प्रगतिशील कर प्रणाली किसे कहते हैं? प्रगतिशील में हम बोले हैं आपको दोस्तों कि आय बढ़ने के साथ साथ दर में भी वृद्धि हो, यानी आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्य के अनुरूप हो, यानी आय बढ़े तो भाई सीधी सी बात है, आय बढ़े तो मूल्य भी बढ़ा दो। ये जो नियम है दोस्तों पूरे विश्व में लागू होता है, यानी प्रगतिशील कर प्रणाली। ठीक है, आशा करते हैं आप समझे होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, कि क्वेश्चन नंबर 18 है, राज्यों के वित्त पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए नवीनतम अध्ययन के अनुसार पूंजीगत खर्च किस प्रकार अधिकतम है? यानी पूंजीगत खर्च किस पर अधिकतम है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए है शिक्षा, बी है शहरी विकास, सी है जल आपूर्ति और स्वच्छता, डी है ग्रामीण विकास। इसका जो आंसर होगा दोस्तों, कि राज्यों के वित्त भारतीय रिजर्व बैंक किसका
किए गए नवीनतम अध्ययन के अनुसार पूंजीगत खर्च किस पर अधिक से अधिक खर्च करती है रिजर्व बैंक? तो ये करती है दोस्तों शहरी विकास पे, शहरी विकास पे खर्च, ठीक है, शहरी विकास पे। वो क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों। भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित है? विदेश व्यापार नीति से कौन संबंधित है दोस्तों? तो ये आप बताएं, विदेश व्यापार नीति से कौन संबंधित है? तो इसका जो आंसर होगा वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी, वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय। 20 है, व्यापार शेष की तुलना में भुगतान शेष है, क्या है? भुगतान शेष एक अधिक व्यापक है, क्या है? भुगतान शेष अधिक व्यापक है व्यापार शेष की तुलना में। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर दोस्तों। 21 नंबर है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसकी उपयुक्तता नहीं है? व्यष्टि अर्थशास्त्र में दोस्तों इसमें पूर्ण रोजगार की उपयोगिता नहीं बताया गया है, यानी इसमें नहीं दिखाया गया है, नहीं है। 22 का निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ए है मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती है, बी है साधन सीमित होते हैं, सी है दुर्लभता की समस्याएं चयन को जन्म देती है, और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी, इनमें से सभी। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों इनमें से सभी होगा, ठीक है, इसका जो आंसर होगा इनमें से सभी होगा। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है, मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती है, बिल्कुल होती है, आवश्यकताएं अनंत होती है, मनुष्य के इच्छाएं को नियंत्रित नहीं कर पाता इसलिए अनंत होती है। फिर ठीक है, मनुष्य की जो आवश्यकताएं होती है दोस्तों अनंत होती हैं, साधन सीमित होते हैं, साधन सीमित होते हैं, ठीक है। दुर्लभता की समस्याएं चयन को जन्म देती है, यानी चयन को जन्म देती है, बिल्कुल देती है दोस्तों। इनमें से सभी यानी ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, जब सीमांत आवश्यकताएं ऋणात्मक हो जाए तो कुल उपयोगिता क्या होगी? जब सीमांत आवश्यकताएं ऋणात्मक हो जाएगी दोस्तों तो कुल आवश्यकता सीधी सी बात है हमारा घट जाएगा। जितना आवश्यकता है उसमें भी हमको कम ही चाहिए, सॉरी उपयोगिता है घट जाएगी, सीधी सी बात है। उपयोगिता घटेगी तब तो हमारा जितना जरूरत है उससे हम कम आवश्यकता में भी अपना जरूरत को पूरा कर पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, यदि एक्स वस्तु की कीमत वृद्धि से वाई वस्तु की मांग बढ़ जाए तो एक्स तथा वाई है, एक्स तथा वाई क्या है? बताएं दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक्स तथा वाई क्या है? स्थापन्य वस्तु है, क्या है? स्थापन्य वस्तु है। आशा करते हैं हम पहले टेस्ट में आपको बताए होंगे। स्थापन्य वस्तु हम उसे कहते हैं जब हमारी जो वस्तु है, एक्स वस्तु है, उसकी कीमत जब वृद्धि हो जाए तो उसके जगह पे हम उसकी जगह पे क्या करते हैं? वाई वस्तु की मांग करते हैं। जैसे हम चाय पीने के लिए गए दोस्तों, चाय पहले 5 में मिलता था, अचानक से उसका रेट जो है सो 10 रुपया हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? अब सोचेंगे यार चाय नहीं हम कॉफी पीते हैं, तो कॉफी को पता चला कि रेट जो है सो उसका 5 ही रुपया है, तो हम क्या किए? हम तो आवश्यकताओं को तो पूर्ति किए ना किए, ठीक है, क्या किए? वस्तु का मांग बढ़ गया, वस्तु का सॉरी कीमत बढ़ा तो हम अपने मांग में बदल लिए, कर लिए, जो मांग में है सब बदल लिए, मांग बदल लिए। हमारा मांग चाय था, हम कॉफी मांगे, ठीक है। तो इस स्थिति को हम दोस्तों क्या कहते हैं? स्थापन्य वस्तु कहते हैं। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, हम गाड़ी खरीदने गए स्कॉर्पियो पता चला उसका रेट 2 लाख रुपया बढ़ गया, तो उसके जगह पे हम मर्सिडीज ले लें, मर्सिडीज वो भी हमको चलेगा, या बोलेरो ले लें तो उसका रेट नहीं बढ़ाया, तो हम क्या किए? अपने जो है वस्तु में स्थापन कर लिए, वस्तु को स्थापन कर लिए यानी बदल लिए, मांग को बदल दिए, इसी को हम स्थापन वस्तु करते हैं। आशा करते हैं आप समझे होंगे दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे, जब कीमत में प्रतिशत परिवर्तन की तुलना में मांग में भी प्रतिशत परिवर्तन कम होता है तो मांग क्या होगी दोस्तों? मांग क्या होगी? मांग जो होगी दोस्तों क्या होगी? बेरोजगार होगी। जब कीमत में प्रतिशत परिवर्तन होता है यानी कीमत में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है तो मांग में भी कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाता है, इसको हम बेरोजगार कहते हैं। और पूर्ण बेरोजगार में क्या कहते हैं दोस्तों कि उसमें हम
परिवर्तन जो है सो बिल्कुल नहीं होता है। पूर्ण बेरोजगार में क्या होता है, परिवर्तन बिल्कुल नहीं होता है, यानी जो चीज हमको खरीदना है, चाल आटा दाल खरीदना है, वो हम खरीदेंगे, उसे हम पूर्ण बेरोजगार कहते हैं। बेरोजगार जिसको हम मांग में परिवर्तन हुआ, प्रतिशत परिवर्तन हुआ कीमत में, तो मांग में भी प्रतिशत परिवर्तन हो गया, उस स्थिति को हम बेरोजगार कहते हैं। आशा करते हैं आप समझे होंगे। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा हवाई अड्डा की पूरी तरह से जल और सौर ऊर्जा से चलने वाले भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है दोस्तों? ये है आपका दिल्ली में है दोस्तों, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। ये पूरी तरह से सोलर एनर्जी पे इसको कर दिया गया है दोस्तों। पूरी तरह से सौर ऊर्जा पे इसको चलाने के लिए कर दिया गया है। इसका लाइट से लेकर हर चीज सौर ऊर्जा पे ऑपरेट किया जा रहा है हवाई अड्डा को। कहाँ है दोस्तों? ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली है, ठीक है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट है 27 नंबर पे दोस्तों, किस राज्य के सूक्ष्म लघु और मध्यम विभाग को राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अब ये जो दोस्तों हम आपको करा रहे हैं 25 नंबर से, ये आपका करंट अफेयर का है। ये जो प्रथम पुरस्कार जो किया गया है दोस्तों सूक्ष्म लघु विभाग को उड़ीसा में किया गया है। उड़ीसा में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 पे है, 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो पता होना चाहिए दोस्तों, ये काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, जम्मू कश्मीर में किया जाएगा, जो कि भारत में है, ठीक है। नेक्स्ट है 26 नंबर, 26वें राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक किस देश में आयोजित की जा रही है? तो ये जो है से दोस्तों 26वीं राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक जो है, ये जो आपको कराया जा रहा है दोस्तों, ये रवांडा में कराया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए होगा ऑप्शन सही दोस्तों। नेक्स्ट है 30, गौतम अदानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों आर एन भास्कर। 31 से संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसे रुचिका कंबोज को अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किया गया है। नेक्स्ट है 32 नंबर, किस देश ने अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी सफलतापूर्वक लॉन्च किया? कौन किया है दोस्तों? नूरी को सफलतापूर्वक जो लॉन्च किया गया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए दक्षिण कोरिया नूरी को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है नूरी को। नेक्स्ट है 33 नंबर, 48वें G7 शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2022 का मेजबानी है दोस्तों, कौन सा देश करने जा रहा है? तो ये जो आपको करेगा दोस्तों से जर्मनी करेगा। कौन सा देश? जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी आंसर। 34 से निम्नलिखित में किस लेखक ने 2022 का फिक्शन के लिए महिला पुरस्कार जीता? तो ये जो दोस्त जीता है ये रूथ ओजे की, यानी ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा दोस्तों। 35 नंबर पे आते हैं, वर्ष 2022 के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो 35 का आंसर होगा दोस्तों ए हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। 36 नंबर आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में क्रांतिकारियों की गैलरी का उद्घाटन किया है। कहाँ किया है दोस्तों? तो 36 का आंसर होगा सी, यानी मुंबई महाराष्ट्र में किया है। नेक्स्ट है 37 नंबर की, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको के कितने शहर 2026 फीफा विश्व कप की मेजबानी करेंगे? 37 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, यानी 16 जो देश हैं फीफा, 16 शहर फीफा विश्व कप की मेजबानी करेंगे। 38 से उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? विपिन संघी को। किसे? विपिन संघी को। ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा राज्य बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो बालिका पंचायत राज शुरू करने वाला कौन सा देश बना है दोस्तों? इसका ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गुजरात राज्य है जो बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। 40 से किस राज्य ने जल सहयोग पर इजराइल के साथ समझौता पर हस्ताक्षर
किया है। तो भारत का कौन सा राज्य है? 40 का ऑप्शन नंबर होगा दोस्तों डी। डी इजराइल के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है कि जल सहयोग के लिए हस्ताक्षर किया है। 41 है, सोमालिया का प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 41 का होगा दोस्तों हमजा आब्दी बर्रे। हमजा आब्दी बर्रे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। भारतीय प्रेस परिषद पीसीआई के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है दोस्तों? इसका आंसर होगा जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। प्रकाश देसाई, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। ऑप्शन नंबर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। अब एक पता होना चाहिए कि भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 1966 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो प्रेस परिषद का मुख्यालय जो है सो दोस्तों दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली है। नेक्स्ट है 43 नंबर। मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022-23 के रूप में किसे ताज पहनाया गया है? ताज किसे पहनाया गया है? तो सरगम कौशल को ऑप्शन नंबर ए होगा। इन्हें मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022-23 के रूप में ताज पहनाया गया है। नेक्स्ट है 44 नंबर। फोटो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोवर्स। ये काफी क्वेश्चन पॉपुलर है दोस्तों कि 200 मिलियन फॉलोवर्स तक पहुंचाने वाले पहले भारतीय और दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन है? बताइए दोस्तों, पहले भारतीय और दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन है? तो ये आपके विराट कोहली हैं दोस्तों। ये फॉलोवर्स पे बहुत काफी ध्यान दिए हैं, तो आप कह सकते हैं विराट कोहली हैं। खेल से ज्यादा अपने फॉलोअर्स को लेके काफी मतलब वो किए हैं। ठीक है, विराट कोहली। ऑप्शन नंबर ए होगा। 45 का है दोस्तों। आगामी राष्ट्रमंडल खेल 2022 के लिए 37 सदस्यीय भारतीय एथलेटिक्स टीम का नेतृत्व कौन करने जा रहा है? ये जो है दोस्तों नीरज चोपड़ा करेंगे, जिन्हें हम गोल्डन बॉय के नाम से जानते हैं। 46 है। ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA की 12वीं बैठक की अध्यक्षता किस देश के NSA ने की है? तो किस देश के NSA ने की है दोस्तों? इसका जो आंसर होगा दोस्तों ए होगा, यानी चीन के NSA ने इसकी अध्यक्षता, ब्रिक्स की अध्यक्षता की है। 47 है कि ड्रोन नीति यानी ड्रोन पॉलिसी की मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है दोस्तों? भारत का पहला राज्य ड्रोन की पॉलिसी देने वाला जो है हिमाचल प्रदेश है। किस देश ने युवा सांसदों के 8वें वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी की? आंसर होगा दोस्तों मिस्र। किसने की? मिस्र ने की। 49 का है दोस्तों कि वर्ष 2022 के लिए विश्व प्रति स्पर्धात्मकता सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? तो भारत का स्थान है दोस्तों 37वां। ठीक है, अब पहला स्थान किसका है? तो पहला स्थान है डेनमार्क का। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में पहला स्थान है डेनमार्क का। भारत का स्थान है 37वां। ठीक है, 50 का भारतीय रेलवे की भारत गौरव योजना के तहत पहली ट्रेन को किस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था? तो एक कोयम्बटूर से किया गया था, हरी झंडी दिखाकर। ठीक है दोस्तों, अब इसमें आप सोच रहे हैं कि विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक किसे कहते हैं? ठीक है, कौन जारी करता है? तो IMD जारी करता है। IMD का फुल फॉर्म होता है दोस्तों इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। ठीक है, आशा करते हैं आप समझे होंगे दोस्तों। ये 50 क्वेश्चन है, टोटल 50 क्वेश्चन। आपको कैसा लगा आप बताएं दोस्तों, इसमें क्या सुधार करने की जरूरत है वो भी आप बताएं। ठीक है, जय हिंद जय भारत।